हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आपका। आज का हमारा टॉपिक है आईटीटी वाटरफॉल मॉडल। और इसके अंदर हम एक तो ये देखेंगे कि आईटीटी वाटरफॉल मॉडल होता क्या है, और उसके अलावा हम ये देखेंगे कि आईटीटी वाटरफॉल मॉडल आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए कैसे एक अच्छा मॉडल साबित हो सकता है। क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं बीएस कंप्यूटर साइंस कर रहे होते हैं, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या यूनिवर्सिटी लेवल या कॉलेज लेवल पे कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस की डिग्री कर रहे होते हैं, तो उनको एट द एंड ऑफ द डिग्री एक फाइनल ईयर के अंदर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाना होता है। और उस प्रोजेक्ट के अंदर वो मोस्टली कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन कुछ भी बनाते हैं, तो उसकी डेफिनेटली उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी पड़ती है। और जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आप कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आपको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल सेलेक्ट करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स क्योंकि स्टूडेंट होते हैं, प्रोफेशनल नहीं होते, तो वो इस चीज़ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा मॉडल चूज़ करें, कौन सा मॉडल हमारे लिए कैसे बेस्ट है। और सम टाइम इसी कन्फ्यूजन के अंदर वो कोई गलत किस्म का मॉडल चूज़ कर देते हैं। गलत मॉडल इस सेंस में कि शायद वो उनके प्रोजेक्ट के लिए इतना फेवरेबल नहीं होता, और जब वो चूज़ हो जाता है तो फिर होता क्या है कि वो आगे जाके कम्प्लेक्सिटीज़ में फंसते चले जाते हैं। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए आईटीटी वाटरफॉल मॉडल कैसे अच्छा है और आपको क्यों ये चूज़ करना चाहिए, चाहे वो कैसा भी आपका प्रोजेक्ट क्यों ना हो। चलें देखते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं आईटीटी वाटरफॉल मॉडल क्या होता है। मेरी हमेशा से अप्रोच रही है कि मैं फॉर्मल चीज़ों की तरफ नहीं जाता, तो फॉर्मल डेफिनेशन आपको आईटीटी वाटरफॉल मॉडल की गूगल भी करेंगे व्हाट इज़ आईटीटी वाटरफॉल मॉडल तो मिल जाएगी। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं आपको एक्चुअल में समझाऊँ कि वाटरफॉल मॉडल क्या होता है। डेफिनेशंस आप गूगल करके देखते रहना। तो आईटीटी वाटरफॉल मॉडल एक तरीके से एडवांस फॉर्म है या फिर एक्सटेंडेड वर्जन है वाटरफॉल मॉडल का। तो पहले हम वाटरफॉल मॉडल को देखेंगे। वाटरफॉल मॉडल की इंस्पायरेशन क्या थी। वाटरफॉल मॉडल जो था, उस मॉडल का नाम वाटरफॉल इसलिए रखा गया था क्योंकि वो एक नेचुरल वाटरफॉल की तरह काम करता है। वाटरफॉल जो होता है उसमें पानी ऊपर से नीचे गिर रहा होता है, और पानी कभी भी नीचे से वापस ऊपर नहीं उठ के जाता। तो ये अप्रोच होती है वाटरफॉल की। तो वाटरफॉल मॉडल को भी इसी अप्रोच के ऊपर बनाया गया था कि आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर से नीचे तो आ सकते हो, लेकिन जब एक दफ़ा आप नीचे आ गए हो तो फिर आप वापस नीचे वाले स्टेप से ऊपर नहीं जा सकते। तो ये वाटरफॉल मॉडल था। और वाटरफॉल मॉडल की इस चीज़ को काफ़ी जगह पे इसका एक ड्रॉबैक भी समझा जाता था कि आप स्टेप 2 से स्टेप 3 पे अगर चले गए हो तो अब आप स्टेप 3 से स्टेप 4 पे तो जा सकते हो, लेकिन स्टेप 3 से वापस स्टेप 2 पे नहीं जा सकते क्योंकि आपको पीछे जाना अलाउ नहीं करता। तो शायद इसी ड्रॉबैक को नज़र में रखते हुए इसका एक्सटेंडेड वर्जन निकाला गया, जिसका नाम आईटीटी वाटरफॉल मॉडल रखा गया। तो एक्सटेंडेड वर्जन में इन्होंने यही किया कि इस ड्रॉबैक को ख़त्म कर दिया। और ड्रॉबैक को ख़त्म कैसे किया कि इसके अंदर आपको आइट्रेशन की एक फॉर्म दे दी। मींस ये कि आप स्टेप 1 से स्टेप 2 पे गए, स्टेप 2 से आप स्टेप 3 पे गए। अब स्टेप 3 पे जाने के बाद आपको ये रियलाइज़ हुआ कि आपने स्टेप 2 में मिस्टेक कर दी है। तो आइटरेटिव वाटरफॉल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके रूल के मुताबिक आप वापस स्टेप 2 पे आकर उस मिस्टेक को ठीक कर सकते हो, और स्टेप 2 पे आके उस मिस्टेक को ठीक करके वापस आप स्टेप 3 पे जा सकते हो, और फिर स्टेप 4 पे आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो ये है सिंपल सा आईटीटी वाटरफॉल मॉडल। अब मैं आपको इसकी एक दिखा देता हूँ, स्केच दिखा देता हूँ, डायग्राम दिखा देता हूँ। ये देखें, फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन दूसरा स्टेज। फिर उसके बाद यहाँ से आप आगे डायरेक्ट थर्ड पे डिज़ाइन पे, डिज़ाइन से आगे आप कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग पे। अब कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग पे आने के बाद मुझे ये फ़ील होता है कि मैंने डिज़ाइन स्टेज पे कोई मिस्टेक कर दी थी जिसकी वजह से मैं कोड सही से नहीं कर पा रहा। तो मेरे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि ये नीचे वाले एरोस को, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं वापस पीछे डिज़ाइन पे जाकर डिज़ाइन में वो चेंजिंग करके वो करेक्शन करने के बाद वापस कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग पे आ सकता हूँ। वो स्टेज परफॉर्म करवा के आगे इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग और उसके बाद मेंटेनेंस पे जा सकता हूँ। तो ये छोटा सा देखें आईटीटी वाटरफॉल मॉडल है। इसके अंदर समझने में आपको आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी क्योंकि ये बहुत बेसिक है। अच्छा, अब इसके एडवांटेज क्या हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे बेसिक एडवांटेज तो इसका ये कि सिंपल है, इसमें किसी किस्म की कम्प्लेक्सिटीज़ नहीं है। आप इसको उठाएं और इम्प्लीमेंट करें और स्टेप बाय स्टेप आगे चलते जाएं। किसी एक स्टेप पे प्रॉब्लम आ गई तो वापस पिछले स्टेप पे आ जाएं। दैट्स इट, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। और उसका सेकंड बिगेस्ट एडवांटेज यही है कि आप वाटरफॉल के ऊपर इसका सेकंड बिगेस्ट एडवांटेज जो है वो यही है कि आप इसके अंदर स्टेप 3 से डायरेक्ट स्टेप 2 के ऊपर जा सकते हैं, या फिर किसी अगले स्टेप से किसी पिछले स्टेप पे जा सकते हैं। तो डिसएडवांटेज भी इसके होंगे डेफिनेटली कोई, तो वो भी देख लेते हैं। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये रिस्क के
फैक्टर को डील नहीं कर रहा होता, मतलब किसी भी स्टेज के ऊपर आप क्या रिस्क आ रहे हैं किसी किस्म की, ये सारी चीज़ें नहीं देखता। जैसे कि स्पिरल मॉडल देख रहा होता है, आपको पता ही होगा, इस तरीके से ये नहीं देखता, ठीक है ना। उसके बाद ये है कि यू कैन नॉट गो बैक टू द वेरी फर्स्ट स्टेज, दिस इज़ अ डिसएडवांटेज, बट आई पर्सनली डू नॉट काउंट इट एज अ डिसएडवांटेज। अच्छा, ये एक डिसएडवांटेज इसका जो लिखने में आता है वो ये आता है कि आप इसके अंदर जी सेकंड स्टेप से थर्ड पे जा सकते हैं, थर्ड से वापस सेकंड पे आ सकते हैं, लेकिन सेकंड से दोबारा फर्स्ट पे नहीं जा सकते। इसको पेपर वर्क के अंदर या फिर जब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को काउंट किया जा रहा होता है तो इसके अंदर इसको जो है डिसएडवांटेज काउंट किया जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में ये डिसएडवांटेज नहीं है। अब आप ये देखें इस डायग्राम के अंदर, जैसे कि ये फिजिबिलिटी स्टडी का पहला ऑप्शन है, आप यहाँ से रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन पे जा रहे हो, यहाँ से आप डिज़ाइन पे जा रहे हो, डिज़ाइन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वापस रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन में आ सकते हो, ठीक हो गया। यहाँ से वापस आप पीछे फिजिबिलिटी स्टडी पे नहीं जा सकते, इसको ड्रॉबैक समझा जाता है, लेकिन मैं इसको ड्रॉबैक क्यों नहीं समझता वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है? फिजिबिलिटी स्टडी कोई ऐसी बहुत ही हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये आप समझ लें कि एक बेसिक स्टडी होती है जब आप सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे होते हैं। तो इस चीज़ के अंदर अगर आपने ये बनना सोच लिया, फ़र्ज़ करें कि जी मैंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है और वो इस तरह का होगा और वो ऐसे काम करेगा, दैट्स इट, ये एक सोच है। अब आप इस सोच की बेस पे आपको सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो तो डेफिनेटली सोच तो वही रहेगी ना पीछे कि आपने एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है। कभी भी ऐसा तो नहीं होगा कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के बीच में जाके आपको ये लगे कि ओहो मुझे तो लाइब्रेरी का मैनेजमेंट सिस्टम बनाना था। ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता, इतना बड़ा चेंज कभी भी नहीं आता। तो इसलिए मेरे ख्याल में फिजिबिलिटी स्टडी पे जाने की कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो हम इसको एज ए एडवांटेज या डिसएडवांटेज ना गिने तो बेहतर है हम इसको एक न्यूट्रल पॉइंट समझें, तो वो ज़्यादा हमारे लिए जो है बेहतर रहेगा। इसको हम ना एडवांटेज में काउंट कर सकते हैं ना ही डिसएडवांटेज में, मेरी नज़र में। हो सकता है किसी और का कोई और पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर, लेकिन मेरी नज़र में ये चीज़ है। क्योंकि जो भी आपने एक दफ़ा जब प्रोजेक्ट फाइनल कर लिया कि आपने हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, तो आप रिक्वायरमेंट्स लोगे, रिक्वायरमेंट लेके डिज़ाइन करोगे, डिज़ाइन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप वापस जाके पीछे ज़्यादा से ज़्यादा आपको यही करना होगा कि रिक्वायरमेंट्स को दोबारा रिकोलेक्ट करना होगा, रिक्वायरमेंट में हल्की फुल्की चेंजिंग करनी होगी या फिर रिक्वायरमेंट्स को दोबारा कस्टमर से सुनना होगा। तो ये जो चीज़ है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रही होगी यहाँ पर। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको दोबारा फिजिबिलिटी पूरी अपनी चेंज करनी पड़े, ऐसा बहुत कम होता है, बल्कि मेरे ख्याल में प्रोजेक्ट्स के अंदर ऐसा नहीं होता अमूमन। तो इसलिए इस चीज़ को मैं न्यूट्रल समझता हूँ। तो ये डिसएडवांटेज था दूसरा, ये डिसएडवांटेज कहा जाता है, लेकिन मैं इसको डिसएडवांटेज क्यों नहीं समझता वो मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं व्हाई इट इज़ बेस्ट फॉर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। अच्छा, जब आप फाइनल ईयर पे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हो तो उसके ऊपर देखो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं कौन सा मॉडल सेलेक्ट करूं, आइटरेटिव पे जाऊं और उसके स्पिरल पे जाऊं, और पता नहीं कहाँ कहाँ कितनी सोचें आपको आ रही होती हैं। सोचें इसलिए आ रही होती हैं कि आपने सारे पढ़े तो होते हैं, लेकिन आप कभी इस प्रैक्टिकली फील्ड में काम नहीं किया होता तो आपको पता नहीं होता। आप सम टाइम ओवर कॉन्फिडेंट होकर टीचर्स को इम्प्रेस करने के लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा मॉडल सेलेक्ट भी कर लेते हो, लेकिन टीचर्स तो उस वक्त शायद स्टार्टिंग में आपसे इम्प्रेस हो भी जाएं, लेकिन सेंटर में जाके आपको कहीं एहसास होता है कि यार मैं किस अजाब में फंस गया हूँ। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल मेरी नज़र में कैसे बेहतर है। तो देखें, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँ। जब भी आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो आप किसी बहुत ही बड़ी मेडिकल में यूज़ होने वाली किसी बड़ी मशीनरी के लिए सॉफ्टवेयर नहीं बना रहे होते जिसमें कोई मिस्टेक हो गई तो कोई हज़ारों पेशेंट्स की जान चली जाएगी, ठीक है। आप किसी एयरक्राफ्ट को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर नहीं बना रहे होते कि अगर उसमें कोई एरर आ गया तो क्रैश हो जाएगा और आपका एक पायलट का और पैसेंजर्स का नुकसान हो जाएगा। आप किसी बैंक के लिए रियल टाइम बहुत बड़ा सिस्टम, सिक्योर सिस्टम नहीं बना रहे होते जिसके अंदर अगर ज़रा सी मिस्टेक हो गई तो वो हैक हो जाएगा और करोड़ों रुपए लोगों के डूब जाएंगे। आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे होते, आप सिर्फ एक फ़ाइनल ईयर प्रोजेक्ट बना रहे होते हो और वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की इतनी वैल्यू होती है कि वो फाइनल ईयर के ऊपर आप प्रेजेंट करके अपनी डिग्री लेते हो या फिर उसको इम्प्लीमेंट अगर करते भी हो तो वो इस लेवल के ऊपर नहीं होता कि आप बैंक या एयरक्राफ्ट या फिर ऐसी चीज़ों के लिए बना रहे हो जिसके साथ जान के ख़तरे या फिर करोड़ों का नुकसान होने का डर हो। तो जब इतना कुछ होता नहीं है तो फिर इतने हाई किस्म के मॉडल सेलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, जो कि एक एक कदम पे आपका रिस्क चेक कर रहे हो, एक एक कदम पे आपके बजट को चेक कर रहे हो। इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपने सिर्फ ये करना है कि आपका सॉफ्टवेयर परफेक्ट बनना चाहिए। आपने एक स्टेप किया, आप नेक्स्ट स्टेप पे गए, अगर नेक्स्ट स्टेप में कोई मसला आ रहा है, आपको पता चला कि पिछले स्टेप की वजह से, आप पीछे आओ, उसको ठीक करो, फिर आप आगे जाओ, फिर आप अगला काम करो। यही चीज़ है जो आपको रिक्वायर्ड है। आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें परफेक्शन होनी चाहिए। परफेक्शन के अंदर आप इतने
परफेक्ट अभी नहीं हो कि आप एक स्टेप को बहुत अच्छे से करके तो आगे जाओगे और फिर आपको पीछे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप स्टूडेंट हो, आप शायद फर्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर बना रहे हो, डेफिनेटली ऐसा होगा आप स्टेप 2 करके स्टेप 3 पे जाओगे तो आपको याद आएगा कि स्टेप 2 में ये चीज़ होनी थी, तो फिर आप वापस स्टेप 2 पे आओगे। अगर आपने पिछले दरवाजे बंद कर लोगे तो आपके लिए मसला हो जाएगा। अगर आप कोई ऐसा मॉडल चूज़ कर लोगे जिसके अंदर आपको हर कुछ अरसे के बाद एक आइट्रेशन बनाकर डिलीवर करनी होगी, जैसे कि कुछ मॉडल्स हैं ऐसे जिसके अंदर आपको ये काम करना पड़ता है, तो उसमें भी आपके लिए अजाब बन जाएगा। अगर आपने वो मॉडल चूज़ कर लिया तो हो सकता है आपका सुपरवाइजर इतनी स्ट्रिक्ट नेचर का हो कि वो बोले कि अगर आपने मॉडल चूज़ किया है तो अब आप हर 1-2 हफ्ते के बाद मुझे एक अपडेट या फिर एक जो है अपनी पूरी एक मॉड्यूल तैयार करके आपने मुझे देना है, और उसके 2 हफ्ते के बाद या 1 हफ्ते के बाद फिर एक और देना है इसके साथ इंटीग्रेट करके, तो आपके लिए मसला बन जाएगा। तो आप बिल्कुल सेफ़ खेलो, आप ऐसे चलो कि आपका प्रोजेक्ट अच्छे से बने और आप पैनिक भी ना हो, आपके माइंड पे स्ट्रेस भी ना आए। तो देखें कैसे। सबसे पहले तो ये कि ये ईज़ी टू यूज़ है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया और मैं बार बार बताता आ रहा हूँ। इसी तरीके से दूसरी ऑप्शन ये कि ये फ्लेक्सिबल है, आप इसमें वापस पीछे जा सकते हो। 2 बातें। फिर जो तीसरी बात मैंने भी आपको बताई कि इसमें आपको बार बार आइट्रेशंस देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया, 3 बातें हो गई। अच्छा, चौथी बात इसके अंदर मैं आपको एक और बताऊँ, वो ये कि जो बाकी के होते हैं ना आपके क्या कहते हैं जो डेवलपमेंट मॉडल्स होते हैं, उसके अंदर ऐसे डेवलपमेंट मॉडल भी हैं जिसके अंदर क्लाइंट्स की इंटरेक्शन बार बार ज़रूरत पड़ती है आपको, कि क्लाइंट से आप हर स्टेज पे इंफॉर्मेशन ले रहे होते हो या फिर क्लाइंट आपका साथ साथ चल रहा होता है। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में आपके क्लाइंट्स होते नहीं हैं, तो फिर ऐसे मॉडल सेलेक्ट क्यों करते हो जिसके अंदर आपको क्लाइंट्स की फीडबैक चाहिए हो। कल जब आप वाइवा देने जाते हो तो आपको इसी चीज़ पर फंसा देते हैं कि आपने एक दफ़ा रिक्वायरमेंट ली तो उसके बाद कौन सा क्लाइंट था जिसे आप रिक्वायरमेंट ले रहे थे, अगर आप ये मॉडल सेलेक्ट कर रहे हो तो इसलिए आप आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल पर रहोगे तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि आपको बार बार क्लाइंट के साथ रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप एक दफ़ा रिक्वायरमेंट कलेक्ट करते हो और उसके बाद आगे चले जाते हो उसी बेस के ऊपर। तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में यही होता है, आपके कोई रियल टाइम क्लाइंट्स ऐसे नहीं होते। आप बस एक दफ़ा सिर्फ कोशिश ये करते हो कि किसी के लिए अगर प्रोजेक्ट बना रहे हो या फिर कोई आप ये पोज कर रहे हो कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो आप एक दफ़ा ही सिर्फ ये शो करते हो कि हमने उनसे रिक्वायरमेंट्स ली और उसके बाद आप उसकी बेस पे काम करते चले जाते हो। आपको इतना टाइम नहीं होता कि आप बार बार फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में जाके किसी से पूछो अब क्या रिक्वायरमेंट है, अब क्या चेंजिंग चाहिए, इतना टाइम नहीं होता। तो इसलिए इसके अंदर सबसे बड़ा आपका जो डिफेंडिंग पॉइंट है वो ये है कि आपने स्टार्टिंग में रिक्वायरमेंट ले ली, उसी की बेस पे आप आगे चलोगे। रिक्वायरमेंट में कोई मसला आता है या किसी स्टेज पे कोई मसला आता है, आपको लगता है कि नहीं यार ये ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए था, उस तरीके से ज़्यादा बेहतर लगेगा, ठीक है, नो इशू, आप स्टूडेंट हो, आपसे प्रॉब्लम हो सकती है, वापस पिछले स्टेज पे आ जाओ। अच्छा, अब अगर आपसे कोई पूछता है कि आप आगे जाके पीछे क्यों आए, तो आप बता सकते हो कि मैं आइटरेटिव वाटरफॉल यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मुझे अलाउ करता है कि मैं किसी भी स्टेज से स्टेप 3 पे हूँ और स्टेप 3 पे आके मुझे ऐसा लगता है कि स्टेप 2 में कोई चेंजिंग है, तो मैं वापस जाके स्टेप 3 की चेंजिंग करके स्टेप 2 की चेंजिंग करके वापस स्टेप 3 पे आ सकता हूँ। ये चीज़ मुझे मेरा मॉडल अलाउ करता है। तो इस तरीके से जो आपके लिए आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल है वो आपको बहुत जगह पे सिक्योर कर देता है और बहुत फ्री हैंड देता है आराम से काम करने के लिए आपको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में। तो क्योंकि आप कोई बहुत ज़्यादा बड़े प्रोफेशनल्स नहीं होते, आप अंडर प्रेशर होते हो, आप फर्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर बना रहे होते हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल आपके लिए बहुत सपोर्टिव है। चाहे कैसा भी सॉफ्टवेयर क्यों ना हो, रिक्वायरमेंट जमा करो, डिज़ाइन बनाओ, कोडिंग करो और आगे मेंटेनेंस तक चले जाओ। कहीं पर भी कोई मसला आए तो वापस पीछे आ जाओ, ठीक कर लो। इससे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको क्या मिलेगी। तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के अंदर जैसे अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं कोई मैनेजमेंट सिस्टम, कोई वेब एप्स वगैरह, कोई एंड्रॉयड ऐप्स वगैरह, और उसके लिए आपको कोई मॉडल चूज़ करना है, तो कोशिश ये करें कि आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल आप चूज़ करें और आप रिलैक्स रह के काम करें। सो ये थी आज की वीडियो, आई होप सो कि आपको पसंद आई होगी। अगर किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप आके पूछ सकते हैं कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अगर आपको किसी अपने टॉपिक की वीडियो बनवाना चाहते हैं हमसे और वो रेलेवेंट टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, तो प्लीज़ वो भी आप किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने टॉपिक को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर किसी वीडियो में कहीं पे कोई मिस्टेक नज़र आए तो काइंडली उसको पॉइंट आउट कर दिया करें कमेंट सेक्शन में जाके। गलती हमसे भी हो सकती है, आपके कमेंट हमारे साथ साथ बाकी वीडियो देखने वालों की भी करेक्शन कर देते हैं। सो वीडियो को लाइक कर दें, अगर पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, अगर वाकई आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेटिव है तो। थैंक यू सो मच।